तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब मेरी वापसी हुई तो तहजीब निहायत इत्मीनान से माइकल जोशर को संभाले हुए थी। अलबत्ता माइकल जोशर की पेशानी जख्मी नजर आ रही थी और उसका दायां जबड़ा सूजा हुआ था। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और शाने हिलाकर बोला, मैं बता चुका था मौज़िज़ रहनुमा के हम भटके हुए लोग हैं, तुम्हारी इतनी इज्जत नहीं कर सकेंगे जितनी तुम चाहते हो। मेरा ख्याल है तहजीब तुमने माइकल जोशर के हवास ठिकाने लगा दिए हैं। तहजीब ने मासूमाना अंदाज में कहा, मुकद्दस बुजुर्ग जिम्नास्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तो सिर्फ इन्हें ये समझाया है कि मेरे पास भी जिम्नास्टिक के बहुत से तमगे मौजूद हैं। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा, फिर कहा, हमारी ड्यूटी के औकात अब खत्म होने वाले हैं, चुनाचे माइकल जोशर को एक लंबी नींद के लिए आमादा कर लिया जाए। माइकल जोशर ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। तहजीब ने दोनों आस्तीनें समेट ली। माइकल जोशर उठते उठते बैठ गया था। मैंने कहा, वाह, यूं लगता है तहजीब कि तुमने 2-4 हाथों ही में माइकल जोशर पर खासा रोब डाल दिया है। बहरहाल मेरी दरखास्त है मौज़िज़ बुजुर्ग कि आप इस उम्र में मार न खाएं और हमें हमारी गुस्ताखियों पर शर्मिंदा होने का मौका न दें। ये इंजेक्शन आपको 12 घंटे सुलाए रखेगा, बेहतर है कि आराम फरमाइए। मैंने अपने साथ लाए हुए सामान में से एक सिरिंज निकाली और उसमें कुछ महलूल खींचकर माइकल जोशर के बाजू में इंजेक्ट कर दी। उसके बाद मैंने और तहजीब ने उसे सहारा देकर उठाया और मसहरी पर लिटा दिया। अब इस तहखाने में हमारे मौजूद रहने का कोई जवाज नहीं था। चुनाचे हम दोनों बाहर निकल आए और उस कमरे में पहुंच गए जहां हमारा काम होता था। किसी को हमारी मसरूफियात के बारे में कोई शुबा नहीं हो सका था। यूं भी यहाँ सिर्फ मुलाजिम किस्म के लोग थे जिन्हें ये एतमाद था कि हम माइकल जोशर के खास राजदारों में से हैं और हम पर निगाह रखना जरूरी नहीं। अपना काम समेट कर हम बाहर निकल आए। तहजीब के चेहरे पर लातादाद सवालात रक्सां थे। उसकी मुतजस्सिस निगाहें मुझसे कुछ पूछ रही थीं। मैंने कहा, क्या बात है तहजीब, तुम कुछ नर्वस नजर आ रही हो। तहजीब ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, नहीं नहीं, नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने कहा, क्या तुम ड्राइव कर सकोगी? बोली, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मिस्टर अली, क्या ये मुनासिब है? तहजीब ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं उसके बराबर बैठा हुआ था। मैंने कहा, नहीं नहीं तहजीब, मजाक का क्या सवाल है। वैसे सूरत हाल माइकल जोशर के लिए कैसी रही? तहजीब बोली, वो सख्त हैरान था। बहुत देर तक मुझे दुनियावी नफा और नुकसान के बारे में बताता रहा। कह रहा था कि वो तो सिर्फ मजहबी आदमी है, दूसरे मामलात दूसरे लोगों से ताल्लुक रखते हैं। मैंने कहा, वो जिम्नास्टिक की बात क्या कही थी तुमने? तहजीब बोली, मिस्टर जोशर का ख्याल था कि वो मर्द हैं और मैं महज एक औरत। बैठे बैठे सोफे से छलांग लगा दी थी मुझ पर, लेकिन फिर उनकी परवाज लंबी हो गई और वो सोफे से गुजरकर सामने वाली दीवार से जा टकराए। फिर एक और हाथ उनके लिए काफी हुआ और वो आराम से बैठ गए। मैंने कहा, खूब। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। तहजीब बोली, तुमने ये सब कुछ बड़े तूफानी अंदाज में कर डाला है अली। क्या पहले से तुम्हारे जहन में ये प्लानिंग थी कि आज से तुम अपना काम शुरू कर दोगे? मैंने कहा, नहीं तहजीब, बस इत्तेफाकात ने वो सब कुछ करवा दिया जो मैं करना चाहता था। वाकई ये वक्त से पहले है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तहजीब बोली, हाँ यकीनन, हमारा प्रोग्राम तो पहले ही से था, लेकिन इस बात का जवाब दो कि क्या अब उस फ्लैट में रिहाइश हमारे लिए मुनासिब है? मेरी राय में तो ये फ्लैट अब हमारे लिए मखदूश हो चुका है। मैंने पूछा, क्यों? बोली, जेनी हार्पर। क्या जेनी हार्पर को ये बात मालूम नहीं कि हम माइकल जोशर के लिए काम कर रहे हैं? क्या वो हमारे लिए खतरनाक नहीं बन जाएगी? मैंने कहा, अभी नहीं डियर, अभी कहाँ, अभी तो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में वक्त लगेगा। तहजीब खामोश हो गई। मैं जानता था कि उसके जहन में लाखों सवालात मचल रहे हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सवालों के जवाबात भी देना चाहता था, क्योंकि तहजीब को अंधेरे में रखना खुद मेरे लिए नुकसानदेह साबित होता। वो एक बेहतरीन साथी थी। औरत होने के बावजूद वो हजारों मर्दों पर भारी थी और मैं उस पर मुकम्मल एतमाद कर सकता था। तहजीब मुझसे सवालात करती रही और मैं उनके जवाबात देता रहा। जो प्रोग्राम मैंने बनाया था उसके बारे में तमाम सूरत हाल तहजीब को समझा दी और फिर हम उस पर अमल करने को तैयार हो गए। उस वक्त तहजीब का कोई काम नहीं था, चुनाचे मैं उसे तफसीलात से आगाह करने के बाद उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर के बाद मेरी कार का रुख जोशू की तरफ था। मेरा मौज़िज़ बुजुर्ग दोस्त फादर जोशू हमेशा की मानंद मुस्कुराते हुए मुझसे मिला, मेरा पुरतपाक खैर मकदम किया। मैं जोशू के पास थोड़ी देर तक बैठा रहा और उसे सूरत हाल से आगाह करता रहा। जोशू के चेहरे पर इंतहाई तजस्सुस और दिलचस्पी के आसार थे। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, अली यार खान, मैंने तुम्हें जिस मरहले पर भी आजमाया मुकम्मल पाया। यकीन करो, ऐसे जज्बे तो दुश्मनों को भी दोस्त बना देते हैं। और फिर तुम्हारे काम का अंदाज, तुम्हारी लगन और तुम्हारी कारकर्दगी तुमसे अकीदत पैदा कर देती है। जोशू बूढ़ा हो चुका है,
لیکن نوجوانی کی یادوں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ بلند حوصلے والا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیا کیا جاتا ہے، اور میں نے تمہیں جس مرحلے پر بھی دیکھا مستعد اور مکمل پایا۔ میں نے کہا تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہونا چاہیے جوشو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کو انتہائی بے حقیقت سمجھتا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے مائیکل جوشر کے میک اپ میں آنا ہے، اور یہ میک اپ بیرونی چیزوں سے نہیں بلکہ تمہاری اس ایجاد سے میرے چہرے پر ہونا چاہیے جس میں تم نے کمال حاصل کیا ہے۔ جوشو نے کہا اتفاق کی بات ہے کہ میرا وہ ساتھی اس وقت اس عمارت میں موجود ہے جو اس میک اپ میں ایک روحانی کمال رکھتا ہے۔ میں نے کہا کیا اب بھی تم اسے میری خوش بختی نہیں کہو گے مسٹر جوشو؟ وہ بولا یقیناً تمہاری خوش بختی تمہارے ہمراہ چلتی ہے۔ میں نے کہا تو پھر اسے بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پستہ قامت چینی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اپنے مخصوص انداز میں اس نے مجھے تعظیم دی اور جوشو اسے صورتحال سمجھانے لگا۔ چینی نے سپاٹ نگاہوں سے جوشو کو دیکھا اور بولا میں حاضر ہوں۔ میں نے کہا تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟ وہ شخص بولا نہیں، سوال کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ جب جوشو کہہ رہا ہے تو کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جوشو نے کہا تو پھر جاؤ، ان کے ساتھ چلے جاؤ، اپنے سامان کو ساتھ لے جاؤ۔ اس چہرے کو دیکھ کر ہی ان کے چہرے کو تبدیل کرنا ہے جس کی جگہ انہیں لینا ہے۔ پستہ قامت چینی نے کہا ٹھیک ہے، میں چند لمحات کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس پستہ قامت چینی کا نام تائی چن تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر مائیکل جوشر کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ اس کوٹھی میں خفیہ راستوں سے اندر داخل ہونا اب کم از کم میرے لیے مشکل نہیں تھا، چونکہ میں اس کے چپے چپے کا جائزہ لے چکا تھا۔ تائی چن پھرتیلا آدمی تھا۔ ہم دونوں کوٹھی کی عقبی دیوار عبور کر کے اندر داخل ہو گئے۔ شام کے جھٹپٹے اب رات کی سیاہی میں تبدیل ہو رہے تھے۔ ملازمین کی نگاہوں سے بچتے ہوئے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں تہہ خانے میں جانے کا راستہ تھا، اور پھر میں تائی چن کے ساتھ تہہ خانے میں اتر گیا۔ مائیکل جوشر صوفے پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تیز روشنی میں تائی چن نے مائیکل جوشر کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر میرے چہرے کو ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ گردن، کان، تمام حصے اس نے دیکھے۔ اس کے بعد ایک فیتہ نکال کر میرے قد و قامت کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے مائیکل جوشر کے قد و قامت کا جائزہ لیا۔ میری طرف دیکھ کر وہ آہستہ سے مسکرایا اور پھر مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنا جادو کا پٹارا کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے چہرے پر جگہ جگہ بڑے ماہرانہ انداز میں لوشن لگانا شروع کر دیا جو چہرے کی حیت کو تبدیل کرتا تھا۔ کئی شیشیاں تھیں اور وہ مخصوص قسم کی لکڑی کی تیلیوں سے لوشن میرے چہرے پر لگا رہا تھا۔ کہیں کہیں وہ آہستہ آہستہ انگلی سے میرے چہرے کو تھپ تھپاتا۔ تقریباً 20 منٹ تک وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور پھر ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھ سے بولا بالوں کے سلسلے میں تھوڑی سی دقت ہوگی لیکن میں کوشش کیے لیتا ہوں۔ اس نے ایک خاص قسم کا برش اور آلہ نکالا، پھر آلے کا پلگ سرکٹ میں لگایا اور میرے بالوں کی حیت تبدیل کرنے لگا۔ مائیکل جوشر کے بال بھی خاصے گھنے اور خوبصورت تھے۔ میرے بالوں کا سٹائل تبدیل کر دیا گیا۔ اس دوران چہرے کے وہ حصے ورم آلود ہو گئے تھے جہاں لوشن لگایا گیا تھا، اور جن حصوں کو پتلا کرنا تھا وہ ہلکے ہو گئے تھے۔ تائی چن نے ناقدانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آئینہ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ انوکھا منظر میرے لیے واقعی حیران کن تھا۔ پلاسٹک کا کوئی ٹکڑا میرے چہرے پر نہیں تھا، کوئی ماسک میرے منہ پر نہیں چڑھی ہوئی تھی، لیکن میں مائیکل جوشر تھا، بالکل اسی کی مانند۔ میں نے مطمئن انداز میں تائی چن کو دیکھا اور آہستہ سے بولا مسٹر تائی چن، آپ کا شکریہ ادا کرنا محض ایک رسمی بات ہوگی۔ جو کام آپ نے کیا ہے اس کی داد صرف شکریہ سے نہیں دی جا سکتی۔ تائی چن نے گردن خم کر کے کہا تھینک یو ماسٹر، میں خادم ہوں، میرے لیے کوئی اور ہدایت؟ میں نے کہا نہیں، جوشو کا شکریہ ادا کر دینا اور اس سے کہہ دینا کہ میں مطمئن ہوں۔ تم اسی راستے سے واپس جاؤ گے تائی چن؟ چلو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تائی چن نے کہا نہیں ماسٹر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، لیکن میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ تائی چن کو اسی راستے سے دیوار عبور کروا دی اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں واپس چل پڑا۔ مائیکل جوشر کی حیثیت سے اب مجھے اس عمارت میں نقل و حرکت کی آزادی تھی۔ میں تہہ خانے میں پہنچا اور مائیکل جوشر کا لباس اتار کر پہن لیا۔ مائیکل جوشر کو میں نے اسی انداز میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ ساری رات ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ صبح کے وقت ہی اس کا ہوش میں آنا متوقع تھا، چنانچہ اسے تہہ خانے میں اچھی طرح بند کر کے اور اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کسنے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ رات کو تقریباً 3 بجے تک ان کاغذات میں سر کھپاتا رہا جو مائیکل جوشر کی خوابگاہ میں تھے، جن میں بلیک پلان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات موجود تھیں، لیکن یہ معلومات نامکمل تھیں۔ سارے راستے اسی سمت جاتے تھے جن کی رہنمائی خط میں کی گئی تھی۔
बार्बन वाइको के बारे में भी अभी तक कोई तफसील मालूम नहीं हो सकी थी। ग्रीन लॉट में जेम्स की शख्सियत मेरे लिए कुछ और दिलकश बन गई थी, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मैं उसी वक्त टच करना चाहता था जब पहले यहाँ अपनी आमद का ऐलान करूं। बस ये बात मेरे जहन पर भूत की तरह सवार थी। रात के आखिरी हिस्से में नींद आ गई और सुबह तक मैं देर तक सोता रहा। माइकल जोशर के मामूलात के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, लेकिन मुलाजमीन खुद ही रहनुमाई कर रहे थे। पहला इम्तिहान मुझे उन मुलाजमीन के सामने ही देना था। मैंने माइकल जोशर के अंदाज में उन्हें मुख्तलिफ हिदायत जारी करना शुरू कर दी और अपने आप को बीमार जाहिर किया। एक डॉक्टर तकरीबन 12:30 बजे मेरे पास आया और उसने मेरा मुआयना करने के बाद कुछ दवाएं मुझे तजवीज़ कर दी। मेरे मुलाजिम खास ने उसके लिए डॉक्टर को फ़ोन किया था। इसी दौरान तहजीब मैल्कम एक्स भी आ गई थी और तन्हा ही अपने काम में मसरूफ़ हो गई। डॉक्टर के जाने के बाद ही मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने मुझे अजीब सी निगाहों से देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, कहो बेबी, तुम्हारा साथी नहीं आया? तहजीब की आंखें हैरत से फैल गईं। वो बोली, नहीं जनाब, वो आज कुछ बीमार है। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। मैंने उसे मजीद उलझन में डालना मुनासिब न समझा और कहा, तहजीब, ये मैं ही हूँ। वो बोली, मैं तुम्हारी हमेशा मोतरफ रही हूँ, लेकिन इससे बेहतर मेकअप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं खुद ही इसकी तारीफें करती अच्छी नहीं लगती अली। मैंने कहा, ये जोशू का कमाल है। दिलचस्प बात यह है कि इस मेकअप में बैरूनी अशिया का एक हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ मेरे चेहरे को मुतवर्रम करके खद्दोखाल की नए अंदाज में तरतीब की गई है। तहजीब बोली, और आवाज़? तुम बिल्कुल माइकल जोशर की आवाज़ में बोल रहे हो। मैंने कहा, हाँ, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ बेबी। उसने कहा, प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा, बहुत कुछ देखा है मैंने तहजीब। रात को काफ़ी देर तक मसरूफ़ रहा। तुम अपना काम जारी रखो। इस तरह मेरे और तुम्हारे दरमियान मुलाकातें भी रहेंगी और मैं तुम्हें अपने बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा। वैसे जनी हार्पर से तो कोई ख़ास बात नहीं हुई। तहजीब ने कहा, किसी से भी नहीं। उसके बच्चे अलबत्ता आ जाते हैं, उनसे मिली थी। माइकल जोशर किस हाल में है? मैंने कहा, सुबह से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। तहजीब ने कहा, तो मिलें? मैंने कहा, हाँ, आओ, कोई हर्ज नहीं। और मैं तहजीब के साथ तहखाने की तरफ चल पड़ा। माइकल जोशर होश में था और अपनी जगह पड़ा हुआ था। मुझे देखकर उसकी आंखें शिद्दत हैरत से उबल पड़ी। वो हक्का बक्का सा मुझे देखता रहा। मैंने उससे उसी के लहजे में कहा, हेलो, कैसे मिजाज हैं तुम्हारे? वो बोला, तुम इतने बड़े शैतान होगे, मैंने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं फंस गया हूँ और ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकता। मैंने कहा, अब तुम जो कुछ कहोगे मेरे लिए कहोगे माइकल जोशर। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उन लोगों की फहरिस्त दरकार है, अमरीकी दौलतमंद यहूदी जो रहनुमाई का जज्बा भी रखते हैं। जोशर बोला, क्या करोगे उनका? मैंने कहा, ये सवाल करने का तुम्हें हक नहीं। माइकल जोशर ने जवाब दिया, तो फिर जवाब देना भी मेरा फर्ज नहीं। मैंने कहा, बेहतर है माइकल जोशर, मैं जवाब लेने के लिए वो मौजिज़ तरीक़ाकार इस्तेमाल करता हूँ जो तुम जैसे बुजुर्गों के साथ करना चाहिए। उसने कहा, मसलन? मैंने कहा, अभी बताता हूँ। और मैंने अपने साथ लाए हुए सामान में से एक और इंजेक्शन निकाल लिया। माइकल जोशर खामोशी से मुझे देखता रहा। मैंने इंजेक्शन का सयाल सिरिंज में खींचा और फिर एक दूसरा सफ़ेद इंजेक्शन निकालकर माइकल जोशर के सामने रख दिया। फिर कहा, ये इंजेक्शन जो मैं तुम्हें लगा रहा हूँ माइकल जोशर, ये तुम्हें ज़बान खोलने पर मजबूर कर देगा, और ये दूसरा इंजेक्शन तुमको इस तकलीफ से निजात दिला सकता है जो तुम्हारे जिस्म में अभी अभी पैदा होने वाली है। अजियत पहुंचाने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा अहम ज़राए नहीं है, बस ये छोटे मोटे काम करके मैं अपने आप को मुतमईन कर लेता हूँ। मैंने तैयार शुदा इंजेक्शन माइकल जोशर के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। वो खौफजदा निगाहों से मुझे देख रहा था। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा दलेर आदमी नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार होने लगे। फिर वो बोला, अरे ये क्या कर दिया तुमने? मेरे पूरे बदन में, मेरे पूरे। माइकल जोशर अपने बंधे हुए हाथ पांव खोलने की कोशिश करने लगा और इस कोशिश में लुढ़क कर सोफे से नीचे आ रहा। मैंने कहा, तड़पते रहो माइकल जोशर, तड़पते रहो, लेकिन ये तड़प उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तुम जबान नहीं खोलोगे। वो हलक फाड़ कर चीखने लगा, बोला, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। मैं और तहजीब सुकून से सोफे पर उसके सामने बैठ गए। माइकल जोशर का चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, उसका पूरा बदन जमीन पर तड़प रहा था। वो सयाल कुछ ऐसी ही खुसूसियात का हामिल था। उसके बदन में शदीद जलन हो रही थी और उस जलन के सबब वो बेपनाह तकलीफ में था। वो बोला, मुझे इस अजियत से निजात दिला दो, जो कुछ कहोगे मैं कर दूंगा, वादा करता हूँ जो कुछ कहोगे करूंगा। मैंने कहा, हम तुम जैसे मौजिज़ इंसान के वादे पर एतबार कर सकते हैं।
और मैंने सफ़ेद सयाल का इंजेक्शन तोड़कर उसकी दवा सिरिंज में खींच ली और फिर उसे माइकल जोशर के बदन में इंजेक्ट कर दिया। नतीजा जाहिर होने में चंद लम्हात लगे। उसके बाद जोशर पुरसुकून होता चला गया। उसकी सांस अब भी धूकनी की मानिंद चल रही थी और वो अब बेहद खौफजदा नजर आ रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, क्या 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 था इसमें, क्या था? तुमने मुझे अधमरा कर दिया। मैंने कहा, मेरे पास इससे भी हसीन चीजें मौजूद हैं माइकल जोशर, जो तुम्हें पसंद आएंगी। फिर मैंने एक शीशी निकाल कर उसके सामने की। ये पाउडर तुम्हारे जिस्म के जिस हिस्से पर भी पड़ेगा वहां से तुम खाल उतार देना पसंद करोगे, लेकिन बदकिस्मती से इसके रेशे खाल से गुजर कर गोश्त में उतर जाते हैं। चुनाचे अगर तुम्हारे गोश्त में भी खुजली पैदा हो गई तो फिर तो तुम्हें अपना गोश्त ही खुरच कर फेंकना पड़ेगा। माइकल बोला, नहीं नहीं, मैं अब अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पाता कि तुमसे किसी किस्म का भी इख्तिलाफ करूं। मैंने कहा, उन लोगों की फहरिस्त, और माइकल जोशर मुझे उन लोगों के नाम लिखवाने लगा। देर तक हम इस कार्रवाई में मसरूफ रहे। फिर मैंने उससे कहा, मेरे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त तो कर दो, शदीद भूख लग रही है। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने तहजीब को इशारा किया। तहजीब गर्दन हिलाती हुई बाहर चली गई और फिर मैंने उससे सबसे अहम सवाल कर दिया, यानी ब्लैक प्लान। माइकल जोशर ने बेबसी से कहा, ओह, इसका मकसद है, हाँ जाहिर है तुमने इस खत को नजरअंदाज हरगिज नहीं किया होगा। मैंने कहा, यकीनन माइकल जोशर, और तुमने भी तो वो खत दूसरे खतूत में से गायब कर दिया था। माइकल बोला, बदकिस्मती थी मेरी कि वो इस तरह बराह रास्त तुम्हारे पास पहुंच गया। मैंने कहा, चलो ठीक है, बहरहाल अब जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है। ब्लैक प्लान क्या है? माइकल जोशर बोला, क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि ब्लैक प्लान सिर्फ इसराइल के वजीर जंग के जहन में है? उसकी कुछ निशानदही दूसरे लोगों को की गई है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो खुफिया मंसूबा क्या है। हाँ, उसकी तकमील के लिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मसलन मेरे सुपुर्द ये काम है कि मैं तकरीबन $2 अरब इस मंसूबे के लिए फराहम करूं और इस सिलसिले में इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। मैंने कहा, गोया तुम ब्लैक प्लान के बारे में खुद भी नहीं जानते हो। वो बोला, नहीं, यकीन करो मैं नहीं जानता। मैंने कहा, अच्छा, ग्रीन लॉट में जेम्स कुकर क्या चीज़ है? माइकल जोशर ने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, जेम्स कुकर। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलते रहो। वो बोला, जेम्स कुकर दर हकीकत मालूमात का खजाना है। वो इसराइली इंतजामिया में क्या हैसियत रखता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेल अवीव का नुमाइंदा है और ग्रीन लॉट में रहता है। मैंने कहा, उसका पता? वो बोला, बस ग्रीन लॉट पहुंचकर किसी से भी उसके बारे में पूछ लो। मैंने पूछा, और बारबिन वाइको क्या चीज है? वो बोला, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ जान चुके हो। बारबिन वाइको भी यहूदी नस्ल है, हरचंद के वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है, लेकिन यहूदी मकासद के लिए काम करता है और ये $2 अरब का फंड हम उसके पास जमा करा रहे हैं। बारबिन वाइको ब्लैक प्लान का अहम नुमाइंदा है, जिसे नंबर 8 का दर्जा दिया जाता है। माइकल जोशर सब कुछ सच बताने पर आमादा था। मैं उससे बहुत सी मालूमात हासिल करता रहा और फिर मैंने उससे आखिरी सवाल किया। मैंने कहा, यहाँ तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है माइकल जोशर? वो चौंका, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, कितनी नकद रकम मुझे यहाँ से मिल जाएगी? माइकल जोशर ने कहा, मैं बैंकों में रकम नहीं रखवाता। मैंने पूछा, तो फिर कहाँ रखते हो? बोला, रकम यहीं मौजूद है मेरे पास। मैंने पूछा, कहाँ, किस जगह? बोला, क्यों, तुम रकम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, जाहिर है मुझे अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दौलत की जरूरत भी होगी और यहाँ अमेरिका में मेरे पास वो जराए नहीं हैं जिनकी मदद से मैं दौलत कमा सकूं। तुम्हारी रकम अगर मेरे काम आ जाए तो फिर ये तुम्हारे लिए भी सवाब की बात है। माइकल जोशर दांत पीस कर रह गया। वो उस सवाब के बारे में अच्छी तरह जानता था जो सहूनियत के खिलाफ उसे मिलने वाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।